Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज। 50 साल के सफर के बाद क्या इसके कामकाज पर एक नजर डालना जरूरी था? आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज व्यवस्था के अध्याय 89 के बारे में, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी NCRWC। ये वो आयोग था जिसे संविधान के 50 साल के कामकाज की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब प्रीलिम्स में सीधे तथ्य पूछे जा सकते हैं और मेंस के गवर्नेंस और पॉलिटी पेपर के लिए इसकी समझ जरूरी है। बिल्कुल। आयोग क्यों बना, क्या चिंताएं थीं और क्या सुझाव दिए, ये सब जानना अहम है। तो हमारा मकसद है इस आयोग के गठन के पीछे के कारणों, इसके दायरे, इसकी पहचानी गई चिंताओं और खासकर इसकी अहम सिफारिशों को समझना। देखना है कि इसने भारतीय शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या दिशा दिखाई। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अच्छा, कुछ बुनियादी तथ्य पहले साफ कर लेते हैं। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार के एक रेजोल्यूशन द्वारा फरवरी 2000 में हुआ था। फरवरी 2000, ठीक है। हाँ, ये एक 11 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MN वेंकटचलैया। जस्टिस वेंकटचलैया जी, इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2002 में सौंपी थी। तो करीब 2 साल लगे इन्हें। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि इस आयोग के गठन की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसका दायरा क्या था, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे। हाँ। यूपीएससी मेंस के नजरिए से ये सवाल बनता है कि संविधान लागू होने के 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रभावी शासन, सामाजिक आर्थिक विकास और बदलती जरूरतों के संदर्भ में मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए NCRWC का गठन क्यों जरूरी समझा गया। इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, मूल विचार ये था कि 50 साल एक लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। इस दौरान देश और दुनिया काफी बदल चुके थे। ग्लोबलाइजेशन, तकनीकी विकास, सामाजिक बदलाव, इन सब ने नई चुनौतियां और जरूरतें पैदा की थी। सही। तो ये देखना जरूरी था कि हमारा संविधान इन नई हकीकतों से निपटने में कितना सक्षम है। क्या मौजूदा व्यवस्था कुशल, सुचारू और प्रभावी शासन देने में कामयाब हो रही है? क्या सामाजिक आर्थिक विकास की रफ्तार संतोषजनक है? ये एक तरह से संविधान का परफॉर्मेंस ऑडिट था। परफॉर्मेंस ऑडिट, हाँ, ये सही शब्द है। बिल्कुल। और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस काफी व्यापक रखे गए थे, जिससे ये साफ होता है कि समीक्षा का दायरा कितना बड़ा था। क्या क्या शामिल था उसमें? इनमें शामिल था संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, चुनावी सुधार कैसे लाए जाएं, केंद्र राज्य संबंधों में क्या बदलाव जरूरी है, अच्छा, विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त कैसे बनाया जाए, मौलिक अधिकारों का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, हाँ, और कर्तव्यों का भी। बिल्कुल, और मौलिक कर्तव्यों और नीति निदेशक सिद्धांतों को ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए। ये सब बड़े मुद्दे थे। तो ये सिर्फ संविधान के शब्दों की समीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहारिक कामकाज और जमीनी असर का मूल्यांकन था। सही कहा। इससे हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया और समय समय पर संवैधानिक समीक्षा की जरूरत के व्यापक संदर्भ में देख सकते हैं। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखना होता है। निश्चित रूप से। चलो अब देखते हैं कि आयोग ने अपने विश्लेषण में किन प्रमुख चिंताओं को उजागर किया। मेंस के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि NCRWC ने संविधान के कामकाज में कौन सी बड़ी कमियां या चिंताजनक क्षेत्र, मतलब एरियाज ऑफ कंसर्न, पहचाने और शासन पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा था। आयोग की एक बहुत अहम टिप्पणी थी कि भारतीय राज्य, खासकर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से पैदा हुए वैश्विक बदलावों का, हाँ, वो वैश्विक बदलावों वाली बात। बिल्कुल, उन बदलावों का अनुमान लगाने और उनके लिए तैयारी करने में कुछ हद तक नाकाम रहा है। Here's where it gets really interesting। हाँ। ये इशारा करता है कि भले ही हमारे पास एक मजबूत संवैधानिक ढांचा हो, लेकिन उसे लागू करने वाली व्यवस्था को तेजी से बदलते वक्त के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आ रही थी। और कुछ ठोस चिंताएं जो आयोग ने गिनाई वो मतलब आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पहला,
सरकार चलाने की लगातार बढ़ती लागत और चिंताजनक फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, हाँ, ये तो हमेशा ही मुद्दा रहता है। दूसरा, राजनीतिक माहौल में बढ़ती अपवित्रता, मतलब इम्प्योरिटी इन पॉलिटिकल क्लाइमेट। तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक था, वो था राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उफ। और चौथा, इन सबका मिलाजुला नतीजा, राजनेता, अपराधी, नौकरशाह का गठजोड़, वो पॉलिटिको क्रिमिनल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। ये चिंताएं दिखाती हैं कि केवल अच्छे संवैधानिक प्रावधान होना ही काफी नहीं है। अगर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आ जाए तो संविधान के आदर्श धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल। ये गठजोड़ और अपराधीकरण सीधे सीधे कानून का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ, और गवर्नेंस की गुणवत्ता पर हमला करते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, जैसा कि अक्सर गवर्नेंस के मुद्दों पे होता है। मेरा मतलब है, क्या ये चिंताएं, क्या ये सिर्फ 2002 के दौर की थी, या आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक हैं? क्योंकि ये मुद्दे तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, और दुर्भाग्य से ये मुद्दे आज भी उतने ही, बल्कि कुछ मामलों में शायद ज्यादा गंभीर रूप में मौजूद हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। चुनावी खर्चे, राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, राजकोषीय अनुशासन की चुनौती, ये सब आज भी हमारी शासन व्यवस्था के सामने बड़े सवाल खड़े करते हैं। NCRWC की रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उसने इन समस्याओं को बहुत पहले ही रेखांकित कर दिया था। सही। और हमें एक आधार दिया था जिन पर हमें लगातार काम करने की जरूरत है। अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे विस्तृत हिस्से पर, आयोग की सिफारिशें। हाँ, सिफारिशें। आयोग ने लगभग हर संवैधानिक और शासन संबंधी पहलू पर सुझाव दिए। हम इन्हें विषय के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। पहला विषय, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, FRs, FTs एंड DPSPs। मेंस के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि इन सिफारिशों के पीछे का दर्शन क्या था। मूलतः ये नागरिक अधिकारों को और मजबूत करने और राज्य को उसके कल्याणकारी दायित्वों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने पर केंद्रित थीं। हाँ, और इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं। एक, निदेशक सिद्धांतों माने DPSPs के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय बनाने का सुझाव दिया गया। अच्छा, एक निगरानी निकाय। जी। दूसरा, अगले 5 वर्षों में रोजगार पैदा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया, जो DPSP के अनुच्छेद 41 और 43 से जुड़ता है। रोजगार, हाँ, महत्वपूर्ण है। तीसरा, और ये जानना जरूरी है कि मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रभावी बनाने के लिए जस्टिस वर्मा समिति, जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर बस दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स फैक्ट है। जस्टिस वर्मा समिति, मौलिक कर्तव्य, नोटेड। अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र था संसद और राज्य विधानमंडल। हाँ, विधायिका। विधायिका की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई सुझाव थे। एक बड़ा सुझाव जिस पर आज भी काफी बहस होती है, वो था लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। हाँ, वो एक देश एक चुनाव वाला विचार। बिल्कुल। इसके पीछे तर्क था चुनावी खर्च घटाना और बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में होने वाली रुकावट को कम करना। इसी से जुड़े कुछ और सुझाव थे, जैसे राज्यसभा चुनावों के लिए अधिवास आवश्यकता, मतलब डोमिसिलरी रिक्वायरमेंट बनाए रखने की सिफारिश की गई, ताकि राज्यों का प्रतिनिधित्व बना रहे। अच्छा। एक और अहम सिफारिश थी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS को बंद करने की। NPLADS बंद करने की। हाँ, ये अहम है। हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये बिंदु खास है कि MPLADS को बंद करने को कहा था। साथ ही लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अस्पष्टता दूर करने के लिए ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को देने का सुझाव था। मतलब स्पीकर या राष्ट्रपति के बजाय चुनाव आयोग तय करे। जी। अब बात करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका की। यहाँ भी आयोग ने शासन की स्थिरता और न्यायिक सुधारों से जुड़े अहम सुझाव दिए। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेंस में अक्सर कार्यपालिका न्यायपालिका संतुलन पर सवाल आते हैं और NCRWC की सिफारिशें इस बहस में महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ती हैं। सवाल ये उठता है कि त्रिशंकु संसद की स्थिति, अविश्वास प्रस्ताव और न्यायिक नियुक्तियों पर आयोग के सुझावों का शासन प्रणाली पर क्या असर पड़ता। कार्यपालिका के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था त्रिशंकु संसद, हंग पार्लियामेंट की स्थिति से निपटने के लिए। हाँ, ये अक्सर हो जाता है। आयोग में कहा कि ऐसी स्थिति में सदन, मतलब लोकसभा, को अपना नेता चुनना चाहिए और फिर राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें। इससे सरकार की स्थिरता बढ़ेगी। अच्छा,
ये तो जर्मन मॉडल जैसा कुछ लगता है। हाँ, कुछ हद तक। दूसरा अहम सुझाव था रचनात्मक अविश्वास मत, मतलब कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये क्या है? यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते समय ही वैकल्पिक सरकार बनाने वाले नेता का नाम भी प्रस्तावित करना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। मतलब सिर्फ गिराना नहीं, बनाना भी होगा। बिल्कुल। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 20% सदस्यों के नोटिस की शर्त लगाने का भी सुझाव था। ठीक है। और न्यायपालिका के बारे में? न्यायपालिका के क्षेत्र में तो और भी बड़े सुधारों की बात की गई। सबसे प्रमुख था एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, नेशनल जुडिशियल कमीशन (NJC) का गठन। NJC? ये जानना जरूरी है कि इसकी प्रस्तावित संरचना में CJI, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, केंद्रीय कानून मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। इसका काम जजों की नियुक्ति और उनके कदाचार, मतलब डिविएंट बिहेवियर, की शिकायतों की जांच करना होता। नियुक्ति और जवाबदेही दोनों। जी। एक और बड़ा सुझाव था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्रमशः 65 और 68 वर्ष करना। आयु बढ़ाने का सुझाव। हाँ, साथ ही संसद या विधानमंडल के कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक सीमित रखने की सिफारिश भी की गई थी। ये न्यायिक नियुक्ति और जवाबदेही का मुद्दा तो आज भी लगातार चर्चा में रहता है। NJC का विचार बाद में NJSC कानून के रूप में सामने आया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। हाँ, वो एक लंबी कहानी है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। अगला अहम विषय था चुनावी सुधार और राजनीतिक दल। लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हों और राजनीतिक दल पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करें। हाँ, ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है। NCRWC ने इस दिशा में कई ठोस सुझाव दिए। इसमें सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के गठन और कामकाज को विनियमित, मतलब रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की गई। पार्टियों के लिए कानून? जी। इस कानून में आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी, नियमित पार्टी चुनाव और खातों का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अनिवार्य करने की बात थी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। हाँ। दूसरा, राजनीतिक चंदे, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस और चुनावी खर्चों, इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए एक व्यापक कानून बनाने का सुझाव था, ताकि पारदर्शिता बढ़े। चंदे का मुद्दा तो हमेशा गर्म रहता है। बिल्कुल। तीसरा, और ये तथ्य अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में आता है, दल बदल डिफेक्शन के आधार पर अयोग्यता का फैसला सदन के अध्यक्ष सभापति के बजाय चुनाव आयोग द्वारा किए जाने की सिफारिश की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा ये बड़ा बदलाव है। हाँ, तर्क था कि स्पीकर अक्सर पार्टी लाइन से प्रभावित हो सकते हैं। ये दल बदल वाला सुझाव काफी क्रांतिकारी था, क्योंकि ये मौजूदा व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। इसका उद्देश्य दल बदल कानून को और प्रभावी बनाना था। सही कहा। और आखिर में विकेंद्रीकरण और पंचायतें। 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। हाँ, असली शक्ति नीचे तक पहुंचाने की बात। बिल्कुल। इस दिशा में आयोग ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 243K और 243ZA में संशोधन करके भारत के चुनाव आयोग ECI को राज्य चुनाव आयोगों SCEs को निर्देश देने की शक्ति दी जाए, ताकि स्थानीय चुनाव भी निष्पक्ष हो सकें। ECI का रोल SES पर भी। जी। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश थी अनुच्छेद 243E में संशोधन करके ये सुनिश्चित करना कि किसी पंचायत को भंग करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जरूर दिया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। मतलब मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकते। हाँ। साथ ही पंचायतों के खातों के ऑडिट के लिए CAG को सशक्त बनाने या मानक निर्धारित करने का सुझाव भी था, ताकि वित्तीय जवाबदेही बढ़े। तो हमने देखा कि NCRWC ने संविधान और शासन प्रणाली के लगभग हर पहलू पर गौर किया और सुधार के लिए विस्तृत सिफारिशें दी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? चलिए अब मुख्य बातों को समेटते हैं, खासकर UPSC परीक्षा के नजरिए से। मेंस के लिए क्या टेकअवेज हैं? मेंस के लिए? मेंस के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, 50 साल के अनुभव के बाद संविधान की समीक्षा का महत्व और जरूरत क्यों थी? बदलती परिस्थितियां, नई चुनौतियां। हाँ, वो संदर्भ। दूसरा, NCRWC द्वारा पहचानी गई शासन प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां, जैसे राजनीति का प्राधिकरण, बढ़ता सरकारी खर्च, राजकोषीय घाटा और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कामकाज में सुधार की जरूरत। वो चिंता है। हाँ। तीसरा, आयोग की प्रमुख सिफारिशों के पीछे का मूल उद्देश्य शासन में सुधार,
पारदर्शिता, जवाबदेही, संसदीय और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करना और विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाना। उद्देश्य और सिफारिशें। हाँ, इन सिफारिशों का विश्लेषण करके गवर्नेंस से जुड़े कई सवालों के जवाब तैयार किए जा सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए कुछ फटाफट याद रखने वाले तथ्य, मतलब क्विक फैक्ट्स। हाँ, प्रीलिम्स फैक्ट्स। हाँ, आयोग का गठन फरवरी 2000, रिपोर्ट सौंपी मार्च 2002, जस्टिस MN वेंकटचलैया, 11 सदस्य। ठीक। प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJC का गठन। प्रमुख सुझाव, रचनात्मक अविश्वास मत, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जरूरी है। सिफारिश, MPLADS को बंद करना। दल बदल पर अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा। हाँ, चुनाव आयोग। सिफारिश, मौलिक कर्तव्यों पर जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशें लागू करना। पंचायत को भंग करने से पहले सुनवाई का अवसर देना। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। सिफारिश, हाई कोर्ट जजों की रिटायरमेंट आयु 65 और सुप्रीम कोर्ट जजों की 68 करना। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। NCRWC रिपोर्ट एक तरह से भारतीय शासन व्यवस्था का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप था, जिसके निष्कर्ष और सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज। और अब अंत में एक विचारणीय प्रश्न। NCRWC की रिपोर्ट को आए 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, काफी समय हो गया। इसकी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, जैसे एक साथ चुनाव, रचनात्मक अविश्वास मत, NJGC का मूल विचार, दल बदल पर चुनाव आयोग का अधिकार, आज तक लागू नहीं हो पाई हैं। ये बात तो है। क्या ये संवैधानिक समीक्षा की प्रक्रिया की सीमाओं को दिखाता है, या ये हमारे देश में व्यापक राजनीतिक सुधारों के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति और आम सहमति बनाने की जटिलताओं को उजागर करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा पर राष्ट्रीय आयोग यानी NCRWC पर यह गहन चर्चा UPSC की तैयारी में आप सबके लिए सहायक होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.